Hello everyone, welcome to EduChants. So today we'll discuss educational management. So we are going to revise whole syllabus of educational management. This unit is very important. ठीक है, तो इसको याद रखिए क्योंकि मैनेजमेंट से चाहे वो एसएसबी का मतलब पीजीटी एग्जाम हो, चाहे वो लेक्चरर का एग्जाम हो, कुछ यूनिट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें से एक होता है मैनेजमेंट। ठीक है, सो चलते हैं मैनेजमेंट को समझते हैं। द वर्ब मैनेज कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड मैनेजियरे, जिसका मतलब होता है टू हैंडल, स्पेशली टूल्स, टूल्स को हैंडल करना, विच डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मैनस। मैनस का मतलब हैंड होता है, हाथ से जो चीजें मैनेज किए जाते हैं, टूल्स को पकड़ते हैं, उसको कहा जाता है मैनेजमेंट। ठीक है, द फ्रेंच वर्ड मैनेजमेंट, ठीक है, फ्रेंच वर्ड मैनेजमेंट का मतलब होता है, जिसको बाद में मैनेजमेंट करा गया था, इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट इन इट्स मीनिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ड मैनेजमेंट इन 17th एंड 18th सेंचुरी। पहले ये मैनेज हुआ करता था, उसके बाद फ्रेंच वर्ड मिसमैनेजमेंट से मैनेजमेंट हुआ, जिसका फिर से इंग्लिश नाम बना मैनेजमेंट, और इसका नाम वही रहा, मतलब वही मीनिंग रहा, टू हैंडल। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, जिन्होंने कहा टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। मतलब मैनेजमेंट का मतलब, मैनेज का मतलब होता है फोरकास्ट करना, आगे क्या होने वाला है, यानी प्लान आउट करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना। फेल, हेनरी फ्योल जिसको हम कहते हैं, इन्होंने मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ 5 फंक्शन, इन्होंने डिस्क्राइब किया मैनेजमेंट 5 हमारे फंक्शन पे डिपेंड करता है। वो क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना, ये होता है मैनेजमेंट प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम लोग मैनेज क्यों करेंगे, मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? फर्स्ट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे सबसे पहले। देन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ठीक है, यूटिलाइज, अगर आप रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हो देन यू डेफिनेटली इंप्रूव द परफॉर्मेंस। ठीक है, जिस भी फील्ड में क्यों ना हो। देन मोबिलाइजिंग बेस्ट टैलेंट, आपके पास जो भी रिसोर्सेज या फिर टैलेंट जो भी ह्यूमन रिसोर्स के तरीके में है, उसको आप मोबिलाइज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर, डेफिनेटली मैनेजमेंट मीन हम एक प्लान करते हैं, वी चॉक आउट अ प्लान, यानी कि हम प्लान करते हैं फॉर द फ्यूचर आउटकम्स, कैसे हम फ्यूचर को और भी बेटर बना सकते हैं। सो एजुकेशनल मैनेजमेंट में चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल मैनेजमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो एजुकेशनल मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर विद पीपल एंड थ्रू पीपल इन द एफर्ट्स ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड एजुकेशनल गोल्स थ्रू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यानी कि मैनेजमेंट एक आर्ट होता है, एक कला होता है, जिसमें हम एज ए ग्रुप काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर विद पीपल एंड थ्रू पीपल, मतलब कि एक मैनेजर खुद भी काम करता है और जो उसके अंडर में जितने सारे क्लाइंट्स, आई मीन जो एम्प्लॉइज है, उनको भी काम कराता है, सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स, जो भी गोल्स आपने सिलेक्ट किया हुआ है पहले से, वो अचीव कर सको थ्रू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस ऑफ ए स्कूल। यानी कि आपके पास जितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटीज का, उसको आप यूटिलाइज करके अपना गोल अचीव कर सको। इट इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद पोस्ट कॉप, मतलब कि ये एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। देखिए, हमने पॉलिटी में भी पढ़ा है और ये हर जगह होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर रूल बनाता है, एग्जीक्यूटिव इसको अप्लाई करता है, इंप्लीमेंट करता है, कंट्रोल करता है, एंड जुडिशियरी फाइनली उसको डिसाइड करता है या फिर जो डिविएट करता है उसे पनिश करता है। सो मैनेजमेंट किस लेवल पे होता है? ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव लेवल पर होता है। सो इट इज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन डीलिंग विथ पोस्ट कॉर्प। अब पोस्ट कॉर्प बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपने याद रख ही लिया होगा, अगर नहीं करा है तो आज याद कर लीजिए। पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, इतना करेंगे, ये मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये कहा गया, इसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द एफर्ट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम्स टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल। याद रखिए एक चीज, यहाँ पे डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, मैनेजमेंट में एक मैनेजर, उसका आर्ट होता है फॉर वर्किंग टुगेदर एंड थ्रू द पीपल, यानी कि वो खुद भी काम करता है, दूसरों को भी काम कराता है। बट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? आप सिर्फ गाइड करोगे, आप सिर्फ कंट्रोल करोगे एफर्ट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम
टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल। यानी कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो रहेगा वो साथ काम नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे आप खुद भी काम करोगे एज अ मैनेजर एंड यू विल गेट द वर्क्स डन बाय द पीपल। आप लोगों से काम कराओगे और आप खुद भी काम करोगे, यू विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस वाइल एग्जीक्यूटिंग इट। ठीक है, काम करते करते खुद आप वहां पे इन्वॉल्व रहोगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का क्या होता है, वो सिर्फ आपको गाइडेंस दे देगा, वो सिर्फ सिचुएशन पे कंट्रोल करेगा, बाकी आपको कुछ करना पड़ेगा। इट लाइज विद द हायर अथॉरिटी, और ये होते हैं हायर अथॉरिटी हु डिटरमाइंस पॉलिसी, आइडेंटिफाई गोल एंड लेज डाउन प्रिंसिपल ऑफ रनिंग ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये सिर्फ पॉलिसी मेकर होते हैं, यानी कि आप यूं कह सकते हो दे आर द लेजिस्लेचर्स। ठीक है, वो पॉलिसी बना देते हैं, गोल्स बना देते हैं, प्रिंसिपल्स बना देते हैं, जिसको एक मैनेजर रन करता है, मैनेजर इंप्लीमेंट करता है और कंट्रोल करता है। क्लियर? अब हम चलेंगे, ये जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। मैनेजमेंट वर्क्स विथ एंड थ्रू पीपल, ठीक है, टू अकम्प्लिश द गोल। आप उनके साथ और उनके द्वारा काम कराओगे, यानी अपने जो लेबर्स हैं या फिर यूं कह लीजिए एम्प्लॉइज हैं, उनसे आप काम कराओगे और उनके साथ मिलकर के काम करोगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इट एस्टेब्लिश पॉलिसी दैट गाइड डिसीजन मेकिंग, लॉज एंड रेगुलेशन। यानी कि मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करता है लॉज एंड रेगुलेशन को, लेकिन बनाता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज हायर देन मैनेजमेंट। ठीक है, it is an art of getting things done through others by directing their efforts towards achievement of predetermined goal। आपकी गोल अचीव करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, डायरेक्ट करते हो कैसे करना है। ठीक है, यू आर गेटिंग द थिंग्स डन। ठीक है, आप यहाँ पे कमांड करते हो, आप ये काम कर दो, आप वो काम कर दो। मान लीजिए आप मैनेजर हो, तो आप अपने जूनियर्स को, आप सबोर्डिनेट्स को कहते हो ये काम आपको शाम के मतलब शाम से पहले कर देना है। तो आपने यहाँ पे टारगेट अचीव करने के लिए उन्हें टारगेट दे दिया, आपने उन्हें कमांड दे दिया, अब वो लोग करेंगे और आप उनको गाइड करोगे, हेल्प करोगे, आप उनके साथ मिलकर काम करोगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में इट इज कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव प्लान एंड पॉलिसी। यहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, अपना प्लान और पॉलिसी बना दीजिए, बाकी मैनेजर देख लेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट और मैनेजर, इट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। जैसे कि मैंने कहा, मैनेजर गेट थिंग्स डन अंडर सुपरविजन, ये सारे सुपरवाइज करके काम को कंप्लीट कराता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इट इज डिसीजन मेकिंग फंक्शन। याद रखिएगा, इट इज डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे सिर्फ डिसीजन लिया जाता है। मतलब कि इस साल का हमारा टर्नओवर कितना होना चाहिए, हमारा गोल्स कितना रहना चाहिए, हमारा प्रॉफिट कितना रहना चाहिए, ये सब कुछ डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है। प्लान एंड पॉलिसीज आर डिटरमाइंड हियर, यहाँ पे क्या प्लान होगा, क्या पॉलिसी होगा, डिटरमाइन करा जाता है। इट डिसाइड्स हु शुड डू व्हाट एंड हाउ। मैनेजमेंट में कौन करेगा, क्या करेगा और कैसे करेगा, ये डिसाइड करा जाता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, कब करना है और क्या करना है, बस ये डिसाइड करा जाता है। इट नीड्स टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल, यहाँ पे टेक्निकल स्किल भी चाहिए और ह्यूमन का खुद का स्किल भी चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको स्किल की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज और ह्यूमन स्किल होगा तो भी चलेगा। इट इज मिडिल एंड लोअर फंक्शन। अगर मैंने कहा अभी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी है, ठीक है, अगर 3 लेवल मान लेते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, तो ये लेवल 1 होता है एडमिनिस्ट्रेशन और लेवल 2 और 3 ये होता है मैनेजमेंट। ठीक है, इट इज द टॉप लेवल फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा टॉप में होता है। जैसे कि एक स्टेट में क्या होता है कि मिनिस्टर्स और जो कमिश्नर्स और बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट वो पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, वो पॉलिसी बना लेते हैं, तो पॉलिसी बनाने के बाद इंप्लीमेंट कौन करता है इसको, एट द लेवल ऑफ स्कूल हेडमास्टर करते हैं, बीओ डीओज वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट हो गया। पॉलिसी जिसने बनाया वो कौन हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, द डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज, बिलीव्स एंड डिसीजन ऑफ द मैनेजर। यहाँ पे जो डिसीजन होता है वो मैनेजर के वैल्यूज, बिलीव्स और डिसीजन पे डिपेंड करता है। यानी कि मैनेजर का जो मतलब, मैनेजर मान लीजिए बहुत खड़ूस है, वो चाहता है कि काम मतलब काम ही करोगे, नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगा, तो फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैनेजर बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही दरिया दिल इंसान है, तो आप कुछ भी ना करो तो भी आपको पगार मिल जाएगा। तो उस पे डिपेंड करता है, उसके वैल्यूज पे, उसके बिलीफ पे, उसके डिसीजन पे बिलीव करता है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड कस्टमर एटसेट्रा। एडमिनिस्ट्रेशन इमोशन पे नहीं जाते हैं, बल्कि पब्लिक ओपिनियन में जाते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कह रहा है और कस्टमर क्या क्या कह रहा है। इट कॉन्स्टिट्यूट द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर बीइंग पेड। और ये जो मैनेजर होते हैं ये कोई बाहर से नहीं आते हैं, ये उसी एम्प्लॉइज में से एक को चुना जाता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज में से चुने जाते हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओनर्स ऑफ द एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूट हु अर्न्स प्रॉफिट। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे होते हैं ओनर्स, ठीक है, जो ओनर्स होते हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स। ओके, नाउ कमिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, ये हम देखेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट implies the practical measures of ensuring system to work for achieving the goal and objectives of an educational institution। एजुकेशनल मैनेजमेंट का होता है कि आप प्रैक्टिकली क्या करने वाले हो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सो एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑपरेट्स इन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशन, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करता है एजुकेशनल मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल के बारे में अगर देखेंगे तो एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी और 1916 यानी कि जो 20th सेंचुरी था, एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द फ्रेंच इंजीनियर हेनरी फेयोल, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, क्रिएटेड द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी, यानी कि इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम पे एक थ्योरी दिया और इन्होंने ये जो थ्योरी है अपने खुद की किताब में लिखा। सो हेनरी फेयोल वाज वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरिस्ट एंड डिफाइंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन हिज 1916 बुक दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली। बुक का जो नाम है वो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच किताब है। ये किताब किसने लिखा था और कब लिखा था? तो हेनरी फ्यूल, जो कि फ्रेंच इंजीनियर थे, उन्होंने 1916 में लिखा था। इसी किताब में इन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को दिया है और इनमें से 14 जनरल प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे ऑलरेडी। तो जो 14 प्रिंसिपल्स है जो कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, वो 14 प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा गया है, जिसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए उससे पहले हम ये जो फंक्शंस हैं उनको जान लेते हैं, जो कि मैंने पहले भी कह दिया है। इन्हीं 14 प्रिंसिपल्स पर आधारित हमने 5 मेजर फंक्शंस को डिस्कस करना है। फर्स्ट इज प्लानिंग, यू नो वेरी वेल हाउ टू प्लान, देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज, देन यू हैव टू कमांड। कमांड मतलब आप कमांड करोगे अपने मतलब कंट्रोल में रखोगे अपने सबऑर्डिनेट्स को। देन यू विल कोऑर्डिनेट, मतलब कि मैंने कहा था मैनेजर उनके साथ इन्वॉल्व रहता है, सो यू हैव टू वर्क विद देम। देन यू हैव टू हैव अ कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद जो मैंने ये कहा था कि पोस्ट कॉर्प के बारे में आपको समझाना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, वो पोस्ट कॉर्प मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखने के लिए मैंने कह दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो पोस्ट कॉर्प है वो कहाँ से आया था। इट वाज द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट लूथर गुलिक एंड ब्रिटिश मैनेजमेंट कंसल्टेंट लिंडल उर्विक। लूथर गुलिक एंड लिंडल उर्विक दोनों ने मिलकर के हेनरी फेयोल का जो मैनेजमेंट आइडिया है उन्होंने अपने पेपर दैट इज नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1937 में उन्होंने पब्लिश किया, इसी में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। देयर अप्रोच इज कॉल्ड पोस्ट कॉर्प, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो फर्स्ट वी कम टू प्लानिंग। पोस्ट कॉर्प में फर्स्ट क्या आता है? प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में सबसे पहले क्या आएगा? यू नो वेरी वेल, प्लान करना, यानी कि एक फ्यूचर यानी फोरकास्ट करके आगे का एक्टिविटी प्लान करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग द एक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव देम। आपको क्या अचीव करना है, क्या ऑब्जेक्टिव और क्या क्या एक्शन आप लेने वाले हो, वो आप यहाँ पे तय करते हो। प्लानिंग इज एंटीसिपेटरी इन नेचर एंड सेट्स प्रायोरिटीज। यहाँ पे प्लानिंग जो है वो एंटीसिपेटरी होता है, यानी फ्यूचर फोरकास्ट करता है। इट इज प्रोएक्टिव रादर देन पैसिव, ये बहुत ही एक्टिव होता है, पैसिव नहीं होता है। यहाँ पे जो प्लानर होता है वो खुद को क्वेश्चन करता है, व्हाट, क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। सो ये सारे सवाल वो खुद को पूछता है। देन ऑर्गेनाइजिंग, प्लान करने के बाद हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिवीजन ऑफ वर्क ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये सिंपली मैं आपको समझा देता हूं, मतलब जिसका जो स्पेशलाइजेशन है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको अगर कहेंगे कि तुम घर बना दो, जो कि सिविल इंजीनियर का काम है, और सिविल इंजीनियर को कह दे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दे, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है, यानी कंप्यूटर साइंटिस्ट का या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है, तो यहाँ पे काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देयर स्पेशलाइजेशन आर डिफरेंट। ठीक है, जो ईएनटी का डॉक्टर है उसको आप अगर न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट का या फिर मान लीजिए बोन्स का प्रॉब्लम बताओगे तो कैसे वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट ही ईएनटी है। यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स गोल्स, मान लीजिए आप एक मतलब कॉलेज में काम करते हो या फिर इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, आप वहां के प्रिंसिपल या हेडमास्टर हो, तो वहां पे देखिएगा टीचर्स का काम हमेशा पढ़ाना नहीं होता है, यानी कि उनमें मोटिवेशन उतना नहीं होता है। जब 2-4 साल पढ़ा देते हैं तो उनमें वो मोटिवेशन नहीं आता है कि मैं डेडिकेटेडली पढ़ाऊं। तो वहां पे उनको ओरिएंट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए अपने इंस्टीट्यूशन के गोल के बारे में, गरिमा के बारे में, कैसे हमारा इंस्टीट्यूशन एक नंबर का इंस्टीट्यूशन है, कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ
इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। देखिए कभी कभी होता है हमें इंडिविजुअली कुछ काम करना चाहिए और कभी कभी ग्रुप में काम करना चाहिए, इससे टीम वर्क होता है, इससे कोऑर्डिनेशन बनता है, इसमें अच्छा रिलेशन भी एस्टेब्लिश होता है। तो ऐसे करके हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और क्या करेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी देखिए, आप जहां पे भी काम करते हो आपका एक बॉस रहेगा, उसका भी एक बॉस रहेगा, ठीक है। मतलब कि जब भी हम काम करते हैं हमारे बीच में एक हायरार्की होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आप अपने अथॉरिटी को मानोगे, आपका अथॉरिटी किसी दूसरी अथॉरिटी को मानेगा, मतलब देयर इज समवन और देयर इज समथिंग और देयर इज सम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि एक हायरार्की में आपका एक सीनियर है या फिर आपका एक मतलब हायर ऑफिसर है जिसको आपको मानना है और आप में वो फॉर्मल रिलेशनशिप बनाए रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम हर चीज को ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफ प्रोवाइड करना है, दैट्स इट। यानी कि स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट इन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी फॉर द स्पेसिफिक पोजीशन। आप हर एक पोजीशन के लिए एक एक एलिजिबल कैंडिडेट हायर करोगे, मैनेजर के लिए हायर करोगे, ठीक है, मान लीजिए टीम लीडर के लिए हायर करोगे, वैसे ही आप अगर क्लरिकल असिस्टेंट चाहते हो, कंप्यूटर एक्सपर्ट चाहते हो, वो सारी चीजें आप हायर कर सकते हो। इन मैनेजमेंट द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग द एम्प्लॉइज by evaluating their skill, knowledge and then offering them specific job and role accordingly। यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ रिक्रूट कर दो, नो, यू हैव टू रिक्रूट द एम्प्लॉइज बाय देयर इवैल्यूएशन स्किल, यानी कि बाय देयर स्किल्स। मान लीजिए मुझे एक कंप्यूटर एक्सपर्ट चाहिए, उसको कंप्यूटर का कुछ है ही पता नहीं, तो उसको मेरे को रख के क्या फायदा। मुझे एक मान लीजिए कोई चाहिए जो डीटीपी कर सके, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में, उड़िया में कर सके, हिंदी में कर सके, उसको अगर सिर्फ इंग्लिश में आता है तो मुझे कोई फायदा नहीं है। सो मुझे जो एम्प्लॉइज हायर करने हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, नॉलेज एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू ऑफर देम द रोल्स, ठीक है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल राइट पर्सन इन राइट प्लेस, राइट पर्सन एट राइट प्लेस, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्टिंग। आपने स्टाफ रिक्रूट कर दिया, अब उसको कुछ कहोगे नहीं तो वो कुछ करेंगे नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कुछ काम होगा नहीं। इसीलिए इट इज सेड टू बी अ प्रोसेस इन विच मैनेजर इंस्ट्रक्ट, guide and oversee the performance of the workers to achieve predetermined goal। Directing is said to be the heart of management process। ये heart of management process इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे मैनेजर है, मैनेजर जब तक अपने एम्प्लॉइज के लिए टारगेट सेट नहीं करेगा कि आपको आज क्या करना है, जब तक टारगेट सेट नहीं होगा तब तक ये जो एम्प्लॉइज हैं वो काम नहीं करेंगे। वो एम्प्लॉइज आएंगे, गप्पे मारेंगे और घर चले जाएंगे। यू हैव टू सेट टारगेट कि आज आपको ये 10 प्रोडक्ट सेल करना है, आपको आपका टारगेट 100 अचीव करना है। जब आप ये करोगे तो एम्प्लॉइज विल फॉलो अप, तो ये काम करने में वो लग जाएंगे और इसमें टाइम बचेगा भी नहीं। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हैव गॉट नो इंपॉर्टेंस इफ डायरेक्शन फंक्शनल डज नॉट टेक प्लेस। अगर आप डायरेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते हो, डायरेक्शन नहीं दे पाते हो, कमेंट नहीं दे पाते हो, तो फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब आते हैं कोऑर्डिनेटिंग। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम विदाउट कोऑर्डिनेशन हम समझते हैं मैंने काम दे दिया बस आप कंप्लीट कर दो, ये नहीं होता है। सो कोऑर्डिनेशन इंप्लाइज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि सिंक्रोनाइजेशन करोगे, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को हेल्प करेगा। मल्टीपल डिपार्टमेंट यूजुअली परफॉर्म द वर्क फॉर ईच फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। देखिए जब आप किसी कॉलेज में जाते हो, वो भी छोड़ दीजिए, जब आप कोई हॉस्पिटल में जाते हो, किसी हॉस्पिटल में आप जाते हो, मान लीजिए आपका इंजरी हुआ है तो आप ओपीडी में जाते हो, ठीक है। ओपीडी में जाते जाते वो आपको क्या करते हैं, वो रेफर करते हैं आपको, अगर मान लीजिए आपका फ्रैक्चर वगैरह नहीं है तो आप ड्रेसिंग के लिए जाते हो। ड्रेसिंग के लिए जाते हो तो वो आपको टेटनस लगाने के लिए इंजेक्शन रूम में भेज देता है, वहां से आप मेडिसिन के लिए आ जाते हो, वहां से आप फॉलोअप के लिए फिर से ओपीडी में आते हो। यानी देखिए काम आपका यहीं से शुरू हुआ, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का एक कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो इसी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। It also brings harmony in carrying out the different tasks and activities to achieve the organization's objectives efficiently। यहाँ पे क्या होता है, आप अलग अलग काम करते करते आपके अंदर जो है हार्मनी डेवलप होता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। देन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट विच इज आंसरेबल टू द पेरेंट्स, हायर अथॉरिटीज एंड सोसाइटी। हर चीज का रिकॉर्ड हम इसलिए मेंटेन करते हैं बिकॉज वी आर अकाउंटेबल एज वेल एज आंसरेबल टू द पब्लिक। लास्ट इज बजटिंग। विदाउट बजट आप कुछ नहीं कर सकते हो। बजटिंग का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान टू स्पेंड योर मनी। दिस स्पेंडिंग प्लान इज कॉल्ड बजट। Creating this spending plan allows you to determine in advance whether you will have enough money to do the things you need to do or would like to do। मतलब आपके पास उतना पूंजी है या नहीं है जो आप करना चाहते हो। मान लीजिए एक स्कूल के पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं
और वो चाहते हैं कि हम कॉलेज हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम क्रिएट कर दें, कंप्यूटर लगा दें। आपके पास जितना है उतने की बात आप करो, दैट इज बजटिंग। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हम चलेंगे लीडरशिप इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए लीडरशिप क्या होता है, हु इज अ लीडर। कहा गया लीडरशिप इज द एबिलिटी टू सिक्योर डिजायरेबल एक्शन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स वॉलंटरीली विदाउट द यूज ऑफ कोercion। कोercion मतलब फोर्स, ठीक है, फोर्सफुली नहीं, बल्कि आप कुछ ऐसा करो जैसे कि आपके फॉलोअर्स यानी कि बाकी आपके जो ग्रुप है वो आपसे देख करके सीख करके वो काम करना शुरू कर दे विदाउट एनी फोर्स। एल्फर्ड एंड बीटी ने इसको कहा है। So leadership is an act of motivating and leading a group of people to act toward achieving a common goal। लीडर वो होता है जो अपने ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करता है, लीड करता है, ताकि वो ग्रुप के कॉमन गोल को वो अचीव कर पाए। ठीक है, इफेक्टिव लीडर इज वन who can motivate others by his own abilities and qualities which inspire others to follow him। इफेक्टिव लीडर वो होता है जो दूसरों को मोटिवेट करता है अपनी एबिलिटी से। ऐसा नहीं है कि दूसरों को डरा धमका के वो मोटिवेट करेगा, नहीं, अपने एबिलिटी से वो कुछ ऐसे करेंगे ताकि दूसरे उसको देख के फॉलो करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी, वो खुद ऐसे एबिलिटी उनके पास थी, वो खुद ऐसे चेंज करते थे अपने आप को ताकि दूसरों को देख के वो भी उनके पीछे भागने लगे। ठीक है, इट ट्रांसफॉर्म्स पोटेंशियल इनटू रियलिटी। और ये जो लीडरशिप होता है वो आपके अंदर जो निहित शक्ति है उसको बाहर निकाल के रियलिटी में कन्वर्ट करता है। इन एजुकेशन ऑल्सो देयर आर लीडर्स हु लीड एन इंस्टीट्यूशन टू अचीव इट्स प्री डिटरमाइंड गोल्स। यानी कि एजुकेशन में भी ऐसे लीडर्स हैं जो कि एक इंस्टीट्यूशन को लीड करते हैं ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके। किसी भी इंस्टीट्यूट में देख लीजिए एक लीडर होता है, हेडमास्टर के तौर पे इंचार्ज हेडमास्टर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, ठीक है, रजिस्ट्रार, जो भी आप देख रहे हो ये सब लीडर होते हैं जिनमें वो काबिलियत होती है एक इंस्टीट्यूशन को लीड करने वाला। तो मोस्ट फॉलोवर्ड लीडरशिप स्टाइल इज डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को फॉलो कर जाते हैं। अब एक अच्छे लीडर के बीच में ये सारे क्वालिटीज होने चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उनमें मोटिवेशन स्किल होना चाहिए, उनमें खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर होना चाहिए, इंटेलिजेंस तो होना ही चाहिए, डिसिसिवनेस डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए और सोशल स्किल होना चाहिए ताकि वो दूसरों के साथ सोसाइटी में एक संपर्क बनाए रखें। अब हम चलेंगे लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है देखेंगे। ठीक है, मीनिंग में देखें तो लीडरशिप मींस द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस, मोटिवेट एंड एनेबल अदर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच दे आर मेंबर्स। यानी कि वो जिस ग्रुप के मेंबर है उनको वो इन्फ्लुएंस करें, मोटिवेट करें, जिससे वो अपना गोल अचीव कर पाए। मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे आप डायरेक्ट करते हो, कंट्रोल करते हो ग्रुप को, वन और मोर पीपल और एंटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड हार्मोनाइजिंग दैट ग्रुप टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग द गोल। आप गोल अचीवमेंट के लिए आप उन्हें डायरेक्ट करते हो, कमांड करते हो और कंट्रोल करते हो। अगर हम ओरिएंटेशन की ओर से देखें, सो लीडरशिप इज पीपल ओरिएंटेड, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों के बारे में सोचते हो, कैसे लोग यहाँ पे बेटर जिंदगी पा सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी एक लीडर थे, वो चाहते थे लोगों को क्या मिले, इंडिपेंडेंस मिले, स्वतंत्रता मिले, तो ये इसके लिए इन्होंने लीड किया था। सो इट इज पीपल ओरिएंटेड। बट व्हेन वी कम टू मैनेजमेंट, हम क्या चाहते हैं, काम कंप्लीट हो जाए बस, यस और नॉट। यहाँ पे मान लीजिए बड़े बड़े कंपनीज में मैनेजर होते हैं, क्यों होते हैं, कोई भी मैनेजर क्यों होता है, बैंक में मैनेजर होता है, क्यों, वो चाहता है काम बन जाए, ठीक है, काम हो जाए, टास्क ओरिएंटेड होता है। फोकस, फोकस में देखेंगे तो इट इज लीडिंग पीपल, यहाँ पे लोगों को लीड करना होता है, यहाँ पे मैनेजिंग वर्क, काम को मैनेज करना होता है। आउटकम, रिजल्ट में क्या आता है, यहाँ पे अचीवमेंट मिलता है, जैसे कि हमने अचीव किया है इंडिपेंडेंस, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में क्या आता है, रिजल्ट निकल के आता है कि आपने कितना काम किया। अप्रोच टू टास्क, मतलब आप काम को किस नजरिए से देखते हो, ये देखते हैं, सिंपली लुक एट प्रॉब्लम, डिवाइस क्रिएटिव सोल्यूशन बाय यूजिंग देयर टैलेंट, कमिटमेंट, डिमोटिवेट एंड फोकस अदर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे आप प्रॉब्लम देख रहे हो क्या है, आप सॉल्यूशन सोच रहे हो, लेकिन आप दूसरों को मोटिवेट करोगे ताकि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, आप नहीं करोगे, ठीक है, लीडर डजंट डू दैट। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या होता है, क्रिएट स्ट्रैटेजी, method to create team to operate smoothly, they empower people to soliciting their views, values, principles। यहाँ पे सभी को इकट्ठा करके, एकजुट करके वो एक साथ काम करते हैं ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके। स्टाइल अगर देखें तो लीडरशिप में ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल, कंसल्टेटिव स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल है। मैनेजमेंट में डिक्टेटोरियल, ऑथोरिटेटिव, ट्रांजैक्शनल, ऑटोक्रेटिक, कंसल्टेटिव, डेमोक्रेटिक, ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स हैं। नेक्स्ट सपोर्ट, सपोर्ट क्या होता है, लीडर्स ऑफ फॉलोवर्स, लीडर के नीचे बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, मैनेजर के पास बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है।
ये हो गया क्लियर। अब हम चलेंगे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है इसमें से, ठीक है। लीडरशिप का क्या क्या स्टाइल है? फर्स्ट स्टाइल इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक आपको पता ही है, जो मनमानी करता है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज आल्सो नोन एज ऑथोरिटेटिव स्टाइल और डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जहां पे लीडर कहता है आपको बोला गया तो आपको करना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा जबरदस्ती। इन विच द ऑटोक्रेटिक लीडर रिटेन्स मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी फॉर हिमसेल्फ और सेल्फ। यहाँ पे सब कुछ पावर लीडर के पास होता है। इन दिस टाइप द डिसीजंस आर टेकन बाय लीडर विदाउट कंसल्टेटिंग अदर। ऑटोक्रेटिक में जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है वो खुद डिसीजन लेता है विदाउट आस्किंग द सबऑर्डिनेट, किसी से नहीं पूछता है, वो खुद ब खुद डिसीजन लेता है। लेकिन डेमोक्रेटिक स्टाइल उसका उल्टा है। दिस इज आल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप which can be further categorized as consensus, consultative and democratic. In this style, subordinates are involved in decision making power, यानी कि कोई भी डिसीजन इंस्टीट्यूशन का लिया जाएगा तो ये जो लीडर है इट विल सीक द सीक द सजेशंस और फीडबैक फ्रॉम इट्स सबऑर्डिनेट्स, यानी कि यहाँ पे सजेशन फीडबैक वो चाहेगा कि सभी मेंबर्स, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो चाहे वो कोई भी मेंबर हो, वो अपना जो है ओपिनियन दे इस डिसीजन के लिए। सभी का डिसीजन जो कहेगा वही डिसीजन लिया जाएगा। अ लीडर मेक अ डिसीजन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप मेंबर। ग्रुप मेंबर को बिना पूछे वो ये काम नहीं करेगा। डिसीजन इज नॉट मेड फाइनल अंटिल ऑल द मेंबर्स अग्री विद द डिसीजन। डिसीजन तब तक फाइनल नहीं होता जब तक सारे मेंबर्स जो है वो डिसीजन को अग्री नहीं कर जाते, ठीक है। अब लास्ट में आता है लेसिस फेयर स्टाइल। लेसिस फेयर लीडरशिप में ये होता है डिसीजन मेकिंग पावर इज कंप्लीटली लेफ्ट विद सबऑर्डिनेट। यहाँ पे ऑटोक्रेटिक का पूरा उल्टा होता है कि पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग पावर सबऑर्डिनेट्स को दे दिया जाता है। यहाँ पे मैनेजर कोई भी दिमाग नहीं लगाता, लीडर कोई भी दिमाग नहीं लगाता। इन दिस स्टाइल द लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट इन मेकिंग डिसीजन इज मिनिमाइज। यहाँ पे लीडर का काम बहुत ही कम होता है। पीपल आर अलाउड टू मेक देयर ओन डिसीजन। आप अगर मान लीजिए कोई कंपनी चला रहे हो और कंपनी के मेंबर्स को जो है वो फुल फ्रीडम आप दे दो कि कंप्लीटली आप जो चाहो वो कर सकते हो, जो डिसीजन चाहो ले सकते हो, तो कोई काम नहीं करेगा, सब छुट्टी में चले जाएंगे, ठीक है। तो लेसेस फेयर में ये होता है एक डीमेरिट। द ग्रुप मेंबर्स आर गिवन कंप्लीट फ्रीडम इन सेटिंग देयर ओन गोल्स एंड अचीविंग देम व्हिच गिव देम कंप्लीट ऑटोनॉमी। यहाँ पे कंप्लीट ऑटोनॉमी मिलता है उनके गोल्स को अचीव करने के लिए लेसेस फेयर में। लेकिन यहाँ पे जो रोल ऑफ लीडर है वो सबसे कम होता है, ठीक है। वो तो था आपका स्टाइल। अब हम देखेंगे अप्रोच, ठीक है। आपका जरिया नजरिया क्या होता है, अप्रोच ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट इज बहुत ही सिंपल, ट्रेट थ्योरी और ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप कहा जाता है। ग्रेट मैन मतलब दे आर बोर्न विद सम क्वालिटी। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इट बिलीव्स लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। लीडर पैदाइशी होते हैं, मतलब पैदा होते ही वो लीडर होते हैं, उनमें क्वालिटी होता है, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, उनको कोई बनाता नहीं है। दे आर इनबॉर्न लीडर्स। इसको प्रपोज किया था थॉमस कैरलिल। पूछा जाएगा ट्रेट थ्योरी या फिर ग्रेटमैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप किसने दिया है? थॉमस कैरलिल। इट सेज दैट व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल लीडर इज लीडर्स ओन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर का खुद का पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक उसको एक लीडर बनाता है। यानी उसको देखते ही लगता है कि हाँ ये एक लीडर है, क्योंकि उसमें वो क्वालिटीज हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? अच्छा हाइट होना चाहिए, अच्छा फिजिक हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, अपीयरेंस देखने में हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, सोशियबिलिटी हो सकता है, या तो कॉन्फिडेंस हो सकता है। ये सारे क्वालिटीज उसके अंदर ऑलरेडी है, इसलिए वो एक लीडर है, ठीक है। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशनल। मैंने कहा था आपको कीवर्ड में कैसे याद करोगे। ट्रेट थ्योरी तो पता ही है आपको, ट्रेट मतलब क्वालिटी, क्वालिटी पे आधारित होता है। थॉमस कैरलिल ने कहा जिसके पास क्वालिटी है वही लीडर होता है, यानी कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। अब हम चलेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है चेंज, ठीक है। चेंज थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज। चेंज किसको करना है? याद रखिए हमेशा हम सोचते हैं एम्प्लॉयज के बारे में, सो चेंज करना है एम्प्लॉयज को, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस दैट चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्म द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। यहाँ पे आप चाहते हो कि अपने एम्प्लॉइज का जो है बिहेवियर चेंज हो जाए। इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड फॉलोड फ्रेंडली अप्रोच, फॉलोअर फ्रेंडली अप्रोच ऑफ लीडरशिप विच गिव्स एम्फासिस ऑन द फॉलोअर्स डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको सभी मानते हैं, सभी एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज फॉलोअर फ्रेंडली। यानी कि मान लीजिए एक कंपनी है जहां पे एक मैनेजर है और एक लीडर है और बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। एम्प्लॉइज को मतलब अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा हेल्थ, अच्छा पढ़ाई अगर आप देते हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हो, क्यों देते हो? ताकि उनके जीवन में कोई बदलाव आए, और उनके जीवन को अगर आप अच्छा करने की कोशिश करोगे वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपके जो कंपनी को बहुत ऊंचे दर्जे पे ले जाने के लिए, समझ रहे हो। तो
कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो जिस इंस्टीट्यूशन की या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे आप कोशिश करोगे टू ट्रांसफॉर्म द लाइफस्टाइल ऑफ द फॉलोअर्स, फॉलोअर्स के डेवलपमेंट के बारे में, फॉलोअर्स के अच्छाई के बारे में। हियर लीडर्स आर वेरी एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक एंड पैशनेट, दे ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर एम्प्लॉइज इनटू परफेक्ट प्रोफेशनल्स। आप सिर्फ और सिर्फ उनके पर्सनल नहीं बट प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को भी मॉडिफाई करना चाहते हो। सो लीडरशिप, लीडर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प इट्स मेंबर्स और फॉलोअर्स। लीडर हमेशा होता है अपने मेंबर के पास और फॉलोअर्स के पास, क्योंकि वो चाहता है कि उसके एम्प्लॉयर्स को अपनी सारी चीजें वो फुलफिल करके उनको चेंज करना चाहता है, उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। उसका बिल्कुल उल्टा होता है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शन क्या होता है? पहले एक टाइम था ना जब हम सिक्का डाल के फोन पे बातें करते थे, ठीक है, फोन होता था, एक सिक्का यहाँ पे बॉक्स था, सिक्का डालो और बात करो, सिक्का खत्म बात खत्म। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना पैसा उतना बात, यहीं पे भी वैसा ही है। ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप कहता है दिस थ्योरी इज लीस्ट कंसर्न अबाउट इट्स फॉलोअर्स, ये कभी अपने फॉलोअर्स के बारे में नहीं सोचता है। इट बिलीव्स इन गिव एंड टेक, मैंने आपको 100 रुपया दिया है तो मेरा 100 रुपए का काम आपका हो जाना चाहिए। हियर लीडर्स मोटिवेट हिज फॉलोअर्स टू कंप्लीट द टास्क, ही रिवॉर्ड द परफॉर्मर एंड पनिशेस द नॉन परफॉर्मर। मैंने 100 रुपया दिया है, अगर आप काम अच्छा करते हो तो बढ़िया है, अगर काम नहीं करते हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इट इज नॉट कंसर्न विद द फ्यूचर एंड डजंट सीक टू चेंज एंड इवॉल्व, ये हमेशा की तरह प्रेजेंट के बारे में सोचता है, बस मेरा काम अभी हो जाना चाहिए, फ्यूचर के बारे में तो सोचता ही नहीं है, और चेंज इवॉल्वमेंट के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचता। इट ऑलवेज इंक्लूड रूटीन एक्टिविटीज, असाइनिंग वर्क, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग डिसीजन। ये हमेशा रूटीन एक्टिविटीज के बारे में सोचता है, मतलब हमारा डेली काम क्या है, सुबह आते ही, दुकान खुलते ही, गैराज खुलते ही क्या काम होगा उसके बारे में सोचता है। बस काम दिया गया है, काम कंप्लीट कर दो, और एट द एंड ऑफ द डे वी विल इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस। अगर आप कंटिन्यूअसली काम खराब कर रहे हो तो फिर आपको डिसीजन ये लिया जाएगा कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इट इज ओनली अ फॉर्म ऑफ लीडरशिप वेयर कंप्लीशन ऑफ टास्क इज गिवन इंपॉर्टेंस रादर देन द ह्यूमन रिलेशन अमंग द लीडर एंड फॉलोअर्स। यानी कि यहाँ पे जो लीडर होता है वो सिर्फ और सिर्फ काम कंप्लीट करने के बारे में सोचता है, ना कि ह्यूमन रिलेशन। मुझे अपने फॉलोअर्स के बारे में या फिर मेरे एम्प्लॉयज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, मेरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेरा काम कंप्लीट होगा तो आपको अपना पैसा मिलता रहेगा, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब आते हैं वैल्यू बेस्ड लीडरशिप। लीडर जिसके पास वैल्यूज एंड बिलीफ होते हैं, इट बिलीव्स दैट द पीपल आर मोस्टली मोटिवेटेड बाय वैल्यूज एंड लीव अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ। यानी कि लोगों के पास कुछ वैल्यूज और बिलीव्स होते हैं, वही इसके लिए की पॉइंट होता है एक लीडर के लिए। इट इज नेचुरल फॉर लीडर्स टू रेफर देयर ओन वैल्यूज इन क्रिएटिंग अ विजन ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड इक्वली मेक सेंस फॉर लीडर्स टू कनेक्ट विद देयर फॉलोअर्स वैल्यू व्हिच मेक देम मोर लाइकली टू एक्ट। से फॉर एग्जांपल, मैं एक अभी मान लीजिए मैं एजुकेशन पढ़ाता हूं, मुझे एजुकेशन पसंद है, अगर मैं एजुकेशन पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो जिनको एजुकेशन में इंटरेस्ट होगा वो मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कहा गया लीडर के अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंगली वो बाकी फॉलोअर जो उस वैल्यूज को मानते हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी कि it can be defined as a leadership type where the authentic decisions are taken by the leader based on the trust and values of the followers as well as the leader। यानी कि ये डिफाइन करता है, ये लीडरशिप स्टाइल कहता है कि कुछ ऑथेंटिक जो डिसीजन लिए जाते हैं लीडर के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोअर्स, ठीक है। यानी कि जो मेरे फॉलोअर्स, मेरे एम्प्लॉइज जो बिलीव करते हैं मैं उस पे ही काम करूंगा। मतलब कि ये हो गया कि जो मेरे एम्प्लॉइज और जो मेरे फॉलोअर्स को पसंद है उसी टाइप का कोई चीज अगर मैं उनको दे दूं तो मेरा काम तो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली में बोनस मिलने वाला है, ठीक है, ये तो एक वैल्यू है, ये एक बिलीफ है। तो अगर दिवाली के टाइम में ज्यादा ऑर्डर आता है तो वो डेफिनेटली काम करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको बोनस भी मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं कल्चर बेस्ड लीडरशिप। कल्चर बेस्ड लीडरशिप क्या होता है? सो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। इन द फील्ड ऑफ लीडरशिप इट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। हियर द टास्क और कमांड ऑफ द लीडर टू हिज फॉलोअर आर गाइडेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर। उन्हीं के कल्चर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम चलेगा, यहाँ पे लीडरशिप चलेगा, ठीक है। हियर द लीडर एज वेल एज द फॉलोअर टेक देयर कल्चर एज अ पाथ फॉर देयर कंप्लीशन ऑफ टास्क। मान लीजिए खेती बाड़ी करना। अब देखिए, जब भी हम कोई एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा कंट्री है, तो जैसे कि असम में, अभी उड़ीसा में बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे फेस्टिवल चलते हैं बेस्ड ऑन योर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो मतलब जो भी बिहू फेस्टिवल हो गया, नुआखाई हो गया, फिर आप मान लीजिए जो पंजाब हरियाणा के साइड में जो होता है ना वैसाखी वाला प्रोग्राम हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते
होते हैं विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो कल्चर ये है। तो यहाँ पे जो फॉलोअर्स और जो लीडर है उनका अगर कल्चर के साथ कनेक्शन हो जाए तो फिर वो काम अपने आप अच्छे से हो जाएगा, यानी कि दे विल बी डूइंग द एक्टिविटीज बेस्ड ऑन देयर कल्चर। सो यहाँ पे आपको ये पकड़ लेना है कि जो कल्चर है वो क्या है, किस कल्चर को ज्यादा मानते हैं। तो अगर आप कल्चर को ही मानने बैठ जाओ तो फिर सारे के सारे फॉलोअर्स उसी कल्चर को बचाने के लिए वो सारे काम करना स्टार्ट कर देंगे। लीडर रेक्टिफाई द मिस्टेक ऑफ हिज सबऑर्डिनेट एंड हेंस हिज एफिशिएंसी इंप्रूव। लीडर यहाँ पे अपने सबऑर्डिनेट्स का जो भी गलती है उसको सुधारने की कोशिश करता है। अब आते हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच टू लीडरशिप। साइकोडायनेमिक मतलब here leader encourage and the participation of the group members and help them to feel more committed to the decision making process। यहाँ पे लीडर अपने ग्रुप मेंबर्स को एनकरेज करता है ताकि वो पार्टिसिपेट करें और मतलब कमिटेड रहे अपने इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, हियर लीडर्स हैज द राइट टू अलाउ द इनपुट ऑफ अदर। यहाँ पे लीडर दूसरों का इनपुट फीडबैक लेता है अपने इंस्टीट्यूशन को इंप्रूव करने के लिए। In this approach, people are more committed to actions where they have been involved in the relevant decision making process। जहां पे जरूरत पड़े वहां पे जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स से या फिर एम्प्लॉइज से डिसीजंस लेता है और उनसे बहुत सारे फीडबैक लेता है, तब जाकर के डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, वन टाइप ऑफ आप कह सकते हो ये डेमोक्रेटिक होता है। It believes that making decision together by several people can make better decision than one person alone। एक इंसान जो डिसीजन लेगा वो कभी बेहतर नहीं होता है, जब एक ग्रुप डिसीजन लेता है वो बेहतर होता है, इसका मानना ये होता है। ठीक है, अब आते हैं चैरिस्मेटिक अप्रोच टू लीडरशिप। इट इज क्वाइट सिमिलर टू द ग्रेट मैन थ्योरी और यू मे से द ट्रेट थ्योरी। ठीक है, चैरिस्मेटिक लीडरशिप मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट मैन थ्योरी, क्योंकि बहुत बड़े इंसान ही बहुत बड़े लीडर होते हैं। ग्रेट मैन, हमारे लिए ग्रेट मैन कौन है? महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी। तो ये सब हमारे लिए ग्रेट मैन है, क्योंकि चरिस्मा का मतलब होता है ग्रीक में गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड होते हैं वो। चरिस्मा का मतलब होता है एट्रीब्यूट दैट आर गॉड गिफ्टेड टू अ पर्सन हु लेटर बिकम्स लीडर, जिसके पास ऑलरेडी कुछ क्वालिटीज होते हैं जो बाद में एक लीडर बन जाता है। charismatic leaders are those who inspire followers, have a major impact on their organization through their personal vision and energy। उनमें वो काबिलियत होती है, उनमें वो पर्सनैलिटी होती है, उनमें वो हुनर होते हैं जिनसे वो दूसरों को मोटिवेट कर पाते हैं। दे बिलीव दैट लीडरशिप क्वालिटीज आर इनबॉर्न। लीडरशिप क्वालिटी इनबॉर्न होता है, पैदाइशी होता है। क्लियर? अब हम चलेंगे मॉडल्स ऑफ लीडरशिप विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो मॉडल है ना ये बार बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ लीडरशिप इज ब्लेक एंड मॉर्टन्स मैनेजरियल ग्रिड मॉडल ऑफ लीडरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कह दिया, याद रखिएगा, क्योंकि इसी को लेकर के बाकी सारे मॉडल्स बने हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लीडरशिप ग्रिड। ग्रिड क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक ग्रिड में बनाया गया है। ठीक है, ग्रिड जैसे हमारा ग्राफ पेपर होता है वैसे ही बनाया गया है। इट वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन इन 1964। दिस मॉडल हैज 5 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन, दो तरीके से यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लेंगे और वर्टिकल लेंगे, जहां पे रिप्रेजेंट करेंगे हम एक में कंसर्न फॉर पीपल रिलेशनशिप, कंसर्न फॉर प्रोडक्ट रिलेशनशिप और टास्क। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड वाई एक्सिस कंसर्न फॉर पीपल। हम इसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे यहाँ पे, देखिए। ठीक है, ये है उनका मॉडल। ये हालांकि यहाँ पे सिंपल दिखा गया है लेकिन ये ग्रिड होता है, बहुत सारे ऐसे ग्रिड होते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ग्रिड है इसमें। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ग्रिड है इसमें, इसलिए इसको ग्रिड मॉडल कहा गया है। सो इसमें देखते हैं कौन से 5 स्टाइल होते हैं। तो ये तो आपको पता है, ये ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पे हो गया कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और यहाँ पे हो गया कंसर्न फॉर पीपल। ठीक है, ये 0 पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे लोवेस्ट आता है इम्पोवरिश्ड। यहाँ पे दोनों को अगर जोड़ देते हैं 1:1, मतलब कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज 1, सबसे कम। कंसर्न फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो यहाँ पे 1, सबसे कम रिलेशनशिप, सबसे कम काम, 1:1। इसको कहते हैं इम्पोवरिश्ड स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, जहां पे काम पे सबसे ज्यादा फोकस करा जाएगा लेकिन रिलेशनशिप 1 पे, मतलब बिल्कुल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करा जाएगा। यहाँ पे हो गया 9:1। 9 हो गया आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, 1 हो गया आपका रिलेशनशिप। यानी कि यहाँ पे काम करते चलो, रिलेशन नहीं चाहिए, यानी कि प्रोड्यूस और पेरिस, काम करो नहीं तो निकल जाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए कंट्री क्लब स्टाइल। यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप बहुत अच्छा है लेकिन काम बिल्कुल नहीं है, मतलब कि बस क्लब जैसा बना दिया है हमने। अगर मान लीजिए आप अपने इंस्टीट्यूशन में किसी को कुछ कहोगे नहीं, बस गप्पे मारोगे, तो काम कुछ नहीं होगा, बस रिलेशनशिप अच्छा एस्टेब्लिश होगा। 1:9, 1 हो गया आपका
कंसर्न फॉर पीपल, और 9 हो गया प्रोडक्शन। यहाँ पे कंट्री क्लब स्टाइल, यहाँ पे प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा, बस रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। अब मिडिल में आते हैं 5:5, यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल एवरेज है और प्रोडक्शन भी एवरेज है, यानी कि कोई ज्यादा कुछ कम ऐसा कुछ नहीं है, इसको मिडिल ऑफ द रोड कहा जाता है। प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है और रिलेशन भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है और खराब भी नहीं होता है। सबसे बेस्ट स्टाइल आता है 9:9। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलेशन भी 9 है और प्रोडक्शन भी 9 है। इसको टीम स्टाइल करा जाता है, क्योंकि अगर मैं अपने एम्प्लॉयर्स के यानी कि जो एम्प्लॉयज है उनके साथ मिल करके काम करूं तो उनको भी मोटिवेटेड लगेगा और मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी को लेकर के जो स्टाइल बनाया गया है, ये 5 स्टाइल देख लीजिएगा यहाँ पे। जो मैंने कहा 1:9 कंट्री क्लब स्टाइल, एम्प्लॉइज क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं, गुड टीम हार्मनी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में लो प्रोडक्टिविटी होता है। 9:1 अथॉरिटी ओरिएंटेड होता है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, हाई टर्नओवर होता है एम्प्लॉइज का, यानी कि वो निकल जाते हैं एम्प्लॉइज काम करके। इम्पैक्ट है होता है शॉर्ट पिक परफॉर्मेंस, कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है। इम्पावर स्टाइल मतलब कि डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज, नो हार्मनी, यहाँ पे कोई हार्मनी नहीं होता है लोगों के अंदर। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर एंड इनसफिशिएंट ऑपरेशन, मतलब कि एम्प्लॉइज जो होते हैं वो टर्नओवर बहुत ज्यादा निकल जाते हैं और इनएफिशिएंट ऑपरेशन, काम अच्छे से नहीं हो पाता। टीम स्टाइल इज द बेस्ट स्टाइल, यहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते हैं, मोटिवेटेड होता है, और यहाँ पे लो एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉइज को निकाला नहीं जाता है और एफिशिएंट होता है। मिडिल ऑफ द रोड, नाइदर डिसकंटेंट नॉर हैप्पी, ना ही खुश होते हैं ना ही दुखी, और परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज होता है। क्लियर? अब आते हैं फिडलर कंटिजेंसी मॉडल। ठीक है, this theory was proposed by developed by Fred Fiedler in 1960s. This believes what an individual actually does when acting as a leader is in large part dependent upon characteristics of the situation in which it functions. एक लीडर कैसे काम करता है और क्या करता है वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन सा है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो फिडलर आइडेंटिफाइड द लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल। एलपीसी स्केल याद रखिएगा, किसने दिया था? फ्रेड फिडलर ने दिया था। एलपीसी स्केल का मतलब होता है लो प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल, व्हिच मेजर्स द रिलेशन ऑफ लीडर with his subordinate. According to this model, any leadership can be perfected with reference to this skill. अगर इस एलपीसी का स्कोर लो आता है, लो स्कोरिंग आता है लीडर्स का, मतलब मान लीजिए एक लीडर है, एक लीडर का नाम है पर्सन ए, लीडर ए का स्कोर देखते हैं, उसके सबऑर्डिनेट्स को पूछते हैं, इस स्केल में मेजर करेंगे। अगर लो स्कोर आता है तो यू कह सकते हैं दे आर टास्क ओरिएंटेड बट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज टू वर्स। ठीक है, तो अगर इसमें मतलब स्केल में लो स्कोर आता है तो हम ये जान लेंगे कि ये कि लीडर जो है वो मतलब काम बहुत अच्छा निकालता है लोगों से, लेकिन लोगों से यानी एम्प्लॉइज से अच्छा बात नहीं करता है। हाई स्कोर आता है लीडर्स का तो यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत अच्छा है एंड दे आर गुड एट मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशन भी अच्छा है और झगड़े सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन के बारे में बताया गया है, फ्रेड फिडलर ने कहा कि रिलेशन बिटवीन स्टाइल एंड सिचुएशन क्या है, एक होता है लीडरशिप स्टाइल और एक होता है रिलेशन सिचुएशनल वेरिएबल, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है ट्राई डायमेंशनल मॉडल जो कि रेडिन ने दिया था। ठीक है, विलियम जे रेडिन 1970 में कॉन्सेप्चुअलाइज दिस मॉडल बाय टेकिंग सम पार्ट्स फ्रॉम द मैनेजरियल ग्रिड मॉडल। मैंने कहा था मैनेजरियल ग्रिड मॉडल से लेकर के सारे बने हैं। ठीक है, मॉडल्स, तो रेडिन ने भी मैनेजरियल ग्रिड मॉडल से दो कंपोनेंट जो हमारे थे, जैसे कि टास्क ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन को लेकर के, तीसरा ओरिएंटेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तीसरा जो डायमेंशन है ऐड किया गया वो है इफेक्टिवनेस। अब देखिए पहले क्या था हमारा, एक था प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या था मेरा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और यहाँ पे क्या है कि मेरे एम्प्लॉयज के साथ मेरा क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, अच्छा है कि नहीं है, ये मैं देखता था पहले, प्रोडक्शन और रिलेशनशिप देखता था। अब मैं सिर्फ प्रोडक्शन और रिलेशन नहीं देखूंगा, बल्कि रिलेशन और प्रोडक्शन का क्या इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिव है या नहीं है उसको भी देखूंगा। तो थर्ड डायमेंशन इज इफेक्टिवनेस। हियर इफेक्टिवनेस इज गिवन इंपॉर्टेंस। इफेक्टिवनेस मींस व्हेन अ लीडर एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन कर दें, ऐसा नहीं है कि अच्छा रिलेशन मेंटेन कर दे, बल्कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इफ द worker or the leader is working, then it is called effectiveness. This theory says no style of leadership is best one. याद रखिएगा, ट्राई डायमेंशनल मॉडल जो पहले ये कहता है कि कोई भी स्टाइल ऑफ लीडरशिप बेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सिचुएशनल। अगर किसी सिचुएशन का ये जो इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव मतलब जिस सिचुएशन में जो इफेक्टिव होगा वही सिचुएशन में दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई लीडर है जो सिचुएशन बहुत ही खराब है,
इंस्टीट्यूशन का, यहाँ पे वो जो एम्प्लॉइज काम नहीं करते उसको अगर आप निकाल देते हो तो यू विल लूज मोस्ट ऑफ योर एक्टिविटीज इन योर इंस्टीट्यूशन। तो वहां पे डिसीजन ये अच्छा रहेगा कि उन्हीं को रखें, लेकिन उनको मोटिवेट करें ताकि वो आपके इंस्टीट्यूशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इफ द पर्सन इज वर्किंग, देन इट इज गुड लीडरशिप स्टाइल। डजंट मैटर द स्टाइल ऑफ लीडरशिप बट द सिचुएशन मैटर्स। सिचुएशन के अनुसार काम करना चाहिए, स्टाइल ऑफ लीडरशिप कोई सा भी बेस्ट नहीं होता है। हर्से एंड ब्लैंकेट वही कहते हैं, लेकिन इनका मॉडल थोड़ा चेंज हो गया। हर्से एंड ब्लैंकेट्स मॉडल में कहा गया, इट इज कॉल्ड सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, हेल्पफुल टू मैनेजर इन डायग्नोसिंग द डिमांड्स ऑफ देयर सिचुएशन, हैज बीन डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च। ठीक है, रिसर्च करने के बाद इन्होंने कहा कोई लीडरशिप स्टाइल बेस्ट नहीं होता है, सिचुएशन के हिसाब से होता है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ डायरेक्शन, कितना चाहिए टास्क बिहेवियर होना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ सोशियो इमोशनल सपोर्ट यानी रिलेशन रहना चाहिए, लीडर मस्ट प्रोवाइड द गिवन सिचुएशन एंड लेवल ऑफ रेडीनेस ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द ग्रुप। यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पे, कितना, देखिए हर सिचुएशन का एक डिमांड होता है और सप्लाई होता है। किस सिचुएशन में कितना बोलना है, कितना कंट्रोल करना है, कितना इंसेंटिव देना है, कितना पनिश करना है, ये सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और उसको कौन मैनेज करता है, लीडर मैनेज करता है। बेसिक assumption of this group says the best decision of the leader depends on the range of situational factor। कितना सिचुएशन आपने सॉल्व किया है उस पर डिपेंड करता है आपका डिसीजन कैसा है। अगर आप सिचुएशन अच्छे से मैनेज कर पाते हो देन योर डिसीजंस आर बेस्ट। ठीक है, यह है उनका हर्स एंड ब्लैंकेट का जो है मॉडल। ठीक है, आप लोगों को शायद ये दिख रहा होगा, वैसा ही मॉडल है जो कि 4 तरीके से डिवाइडेड है। देखिए यही पे अगर हम उसी को बना देते तो वही बन जाता है। यहाँ पे टास्क कितना, प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे रिलेशन। ठीक है, सबसे लोएस्ट तो यहाँ पे होता है डेलीगेटिंग स्टाइल। डेलीगेटिंग मतलब आप अपने इंप्लॉइज के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हो, चाहे आप जो भी करो। यहाँ पे लो रिलेशन होता है, अच्छा रिलेशन भी नहीं होता है, अच्छा टास्क भी नहीं आता है। ठीक है, डायरेक्टिंग, जहां पे डायरेक्टिंग मतलब मैंने कहा था 9:1, यानी कि आप जहां पे डायरेक्ट करते हो, ये काम करो वो काम करो, कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट कमांड करोगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जो कंट्री क्लब स्टाइल जैसा, ये सपोर्टिंग होता है, सपोर्ट ज्यादा, मतलब वो काम करे ना करे आप उसको अगर सपोर्ट करोगे एज ए लीडर तो रिलेशन अच्छा रहेगा लेकिन टास्क अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे होता है कोचिंग, जो कि टीम स्टाइल जैसा था। कोचिंग मतलब कि जहां पे जरूरत, उनका उनके साथ रिलेशन अच्छा रहेगा क्योंकि आप उन्हें गाइड कर रहे हो, कोच कर रहे हो, और यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन भी होगा। क्यों? क्योंकि जहां पे भी कम प्रोडक्शन होगा आप उन्हें डायरेक्ट करोगे, आप उन्हें मदद करोगे, तो यहाँ पे रिलेशन भी अच्छा रहेगा और टास्क भी अच्छा होगा। ये 4 स्टाइल आपको शायद याद हो गया होगा। अब हम चलेंगे लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, जिसको एलएमएक्स थ्योरी भी कहा जाता है, इट वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज ग्राइन। जॉर्ज ग्राइन ने इसको दिया है। दिस मॉडल डिवाइडेड द सबऑर्डिनेट्स ऑफ फॉलोअर्स इनटू 2 ग्रुप्स नेम्ड इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। अब देखिए एक मैनेजर है, उसके अंडर बहुत सारे काम करते हैं फॉलोअर्स या फिर एम्प्लॉइज, उसमें भी 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है इन ग्रुप, एक होता है आउट ग्रुप। ये ना हमेशा आपको पता होगा, ये हर जगह में होता है, जैसे कि अपने लोग और पराये लोग। कहीं पे भी काम करो, चाहे आप स्कूल में काम करो, चाहे कॉलेज में काम करो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में काम करो, कुछ होते हैं उनके अपने लोग, मतलब जिसको वो ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे स्कूल में कॉलेज में आपने देखा होगा कुछ ऐसे सिलेक्टेड फेवरेट स्टूडेंट्स होंगे जिसको टीचर बुलाएंगे, अरे सुनील इधर आओ, अरे माधव इधर आओ, रिंकी इधर आओ, ये काम कर दो। मतलब वो उनके फेवरेट होते हैं, उनके साथ सभी कुछ शेयर होते हैं, यानी कि इन ग्रुप होते हैं। बाकी जो जिसको नहीं बुलाया जाता है दे आर आउट ग्रुप। ठीक है, उनको नहीं बुलाया जाता है। इन ग्रुप दे आर वेरी क्लोज एंड फेवरेट ऑफ द लीडर, दे ऑल्सो टेक पार्ट इन एवरी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ऑफ लीडर। मतलब लीडर जब भी कोई डिसीजन लेता है तो उन्हीं फेवरेट लोगों को बुलाता है। आउट ग्रुप वो होते हैं, they are not too close to the leader, they are not called for any important issue or decision making and are avoided। उनको अवॉइड करा जाता है, उनको बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। it also believes that a better relation among leader and its subordinates lead the organization for better for getting a good outcome। यानी कि अच्छे आउटकम के लिए यहाँ पे एक अच्छा रिलेशन भी मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, अब चलेंगे हम एजुकेशनल प्लानिंग अप्रोच टाइप एंड प्रॉब्लम्स की ओर। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग समझेंगे। व्हाट इज प्लानिंग? सो प्लानिंग इज अ रैशनल प्रोसेस जहां पे डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है, ऑफ प्रिपेयरिंग अ सेट ऑफ डिसीजन फॉर फ्यूचर एक्शन डायरेक्टेड एट अचीविंग गोल ऑब्जेक्टिव बाय ऑप्शनल मींस। मतलब कि आप अपने फ्यूचर गोल को कैसे अचीव करोगे उसके लिए जो प्लान करते हो, दैट इज प्लानिंग। यूनेस्को ने कहा एजुकेशनल प्लानिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन इन इटसेल्फ
of a rational scientific approach to examine one's alternatives, choosing wisely among them, then proceeding systematically to implement the choices thus made. एजुकेशनल प्लानिंग वो होता है जब आप खुद एक अच्छे डिसीजन लेते हो, यानी कि रैशनल डिसीजन लेते हो, जबकि आप सोचते हो कौन सा सही रहेगा कौन सा नहीं, एंड साइंटिफिक अप्रोच से आप वो सारे अल्टरनेटिव में से कुछ एक चूज करते हो। जैसे कि ऑप्शन, आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाता है 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना होता है कि एक ही ऑप्शन आप चूज करोगे, बाकी को एलिमिनेट करोगे। यहाँ पे भी वही होता है, आपके पास डिसीजन बहुत होते हैं, प्लान बहुत सारे होते हैं, लेकिन यू हैव टू चूज ओनली वन अल्टरनेटिव आउट ऑफ मेनी, सो यू हैव टू चूज वेरी wisely. Then you are proceeding with the systematically implement the choices. जो भी आपने सिलेक्ट किया, 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट किया, इसके साथ आप आगे बढ़ते हो और उसी प्लान को आप इंप्लीमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल प्लानिंग। अप्रोचेस क्या होते हैं देखिए, फर्स्ट अप्रोच ऑफ प्लानिंग इज द सोशल डिमांड अप्रोच। नाम से ही पता चल रहा है सोसाइटी के ऊपर आधारित रहेगा। अकॉर्डिंग टू द सोशल डिमांड अप्रोच, एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ कंज्यूमर गुड दैट शुड बी अवेलेबल टू ऑल एज सुन एज पॉसिबल। सभी को ये मिलना चाहिए, कंज्यूमर को मिलना चाहिए, सोशल डिमांड कहता है। हेंस दिस अप्रोच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग इनटू द पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन और द एस्पिरेशन ऑफ पेरेंट्स फॉर द टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। यानी कि इनमें हम ये देखते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट कौन से स्ट्रीम में जा रहे हैं, उनका क्या एस्पिरेशन है, उनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, और उनके बच्चों का एजुकेशन के लिए उनका क्या डिमांड है। जैसे कि आजकल के मतलब एक जमाना था जब चाहते थे अपने पेरेंट्स की बच्चा डॉक्टर या तो इंजीनियर बने, अब ये लोग चाहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने। ठीक है, कोई कोई चाहता है वो नीट क्रैक कर जाए, ठीक है, कोई चाहता है कि वो डॉक्टर बन जाए, कोई चाहता है लॉयर बन जाए, कोई चाहता है बिजनेस पर्सन चाहता है, कोई चाहते हैं सिंगर बन जाए। ठीक है, आज के जमाने में बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं। हेंस this approach depends upon the number of student getting into the particular stream, जो कि मैंने अभी कहा। This involves a calculation to determine what the situation is in respect of cost, supply of teacher, plant and resources, output of the school lever at the end of a specified planning period, if existing school provisions remain more or less as it is। अगर आप ये मान के चलो, सोशल डिमांड अप्रोच का मतलब ये नहीं है जो सोसाइटी चाहता है वही बना देंगे। आप सभी को डॉक्टर बनाने के लिए जितने रिसोर्सेज, जितने कॉस्ट, जितने टीचर्स चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर आप तो ये बना नहीं सकते हो। इसीलिए यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन। ठीक है, कि अच्छा ये सोशल डिमांड है, वी हैव दिस मच ऑफ रिसोर्स, वी हैव दिस मच ऑफ टीचर्स, वी हैव दिस मच ऑफ प्लान फॉर द और प्रोविजंस इन द स्कूल और इंस्टीट्यूशन, देन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज कैन बी मेड। ठीक है, so this approach is usually favored by politicians and educationists। ये politician और educationist करते हैं, क्यों? क्योंकि society की demands को यही लोग represent करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मैन पावर अप्रोच और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच इसको कहा जाता है। यहाँ पे फोकस होता है टू फोरकास्ट द मैन पावर नीड ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री और एट ग्लोबल लेवल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मैन पावर का क्या नीड है, मतलब कि जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, ये सारे उनके नीड है, उसको फोरकास्ट करना होता है। दिस अप्रोच स्टेट्स दैट मैन पावर इज चेंजेबल एंड कैन बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द सोशल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये कहता है जो मैन पावर होता है ये चेंजेबल होता है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सोशल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज मोस्ट अर्जेंट, सिग्निफिकेंट एंड एक्टिव फंक्शन ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ एनी नेशन। मैन पावर देखिए, हम कहते हैं कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो एक तो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, एक आर्टिफिशियल रिसोर्सेस होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं, और दूसरा रिसोर्स होता है आपका मैन पावर, यानी कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन है? ह्यूमन, क्योंकि एक पत्थर को भी मूर्ति में बनाने वाला, पत्थर मतलब पत्थर से इंसान बनाने वाला भी मैन पावर होता है, और पड़े हुए खजानों से बड़े बड़े कंपनीज खड़ा करने वाला और आज कंप्यूटर बनाने वाला भी मैन पावर होता है। यानी कि ह्यूमन नोज हाउ टू मेक एवरीथिंग प्रेशियस। किसी भी चीज को कीमती मतलब कीमती बनाने वाला इंसान ही होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है इंसान, मैन पावर। So human resource development says the most urgent, significant, and active function of education system is मैन पावर प्लानिंग। अगर हम मैन पावर प्लानिंग नहीं करते हैं, जैसे कि हमें टीचर्स चाहिए, टीचर नहीं मिलेंगे, और हमें डॉक्टर्स चाहिए, डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो हमारा जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इन अदर वर्ड्स, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन कंसेप्शन दैट एजुकेशन सिस्टम इज प्राइमरीली कॉल्ड अपन टू सप्लाई इकोनॉमिक सिस्टम विद द क्वालिफाइड पर्सनल रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। आप मान के चलिए, हम जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? ताकि हम एक अच्छे लॉयर क्रिएट कर सकें, एक अच्छे डॉक्टर क्रिएट कर सकें, एक अच्छे इंजीनियर क्रिएट कर सकें, अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे लेक्चरर्स, अच्छे टीचर्स, अच्छे मैनेजर्स, अच्छे बैंकर्स, अच्छे ऑफिसर्स हम क्रिएट कर सके, सो दैट द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री वुड बी डेवलप्ड और द सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री वुड बी
मॉडिफाइड। ठीक है, अब हम चलेंगे द कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया था। कॉस्ट बेनिफिट मतलब हम कुछ रिटर्न में चाहते हैं। इट लुक्स एट ईच लेवल ऑफ एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द पर्पस ऑफ दैट द रिटर्न विल हेल्प टू इंप्रूव द होल इकोनॉमी। ये चाहते हैं कि हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करें ताकि जो इंसान कल को एजुकेशन लेके जॉब करेगा वो जब टैक्स भरेगा तो हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा। दैट मीन्स वी आर इन्वेस्टिंग सम रुपीज टू गेन सम इन रिटर्न। ठीक है, रिटर्न में हमें कुछ चाहिए, इसलिए हम इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं। द रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच इज सपोर्टेड बाय मेनी इकोनॉमिस्ट। इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट में सपोर्ट किया गया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एज अ सिस्टमैटिक कंपैरिजन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ सम फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप कुछ रिटर्न में कुछ मैग्नीट्यूड चाहते हो। अब आते हैं सोशल जस्टिस अप्रोच। ये कुछ टाइप ऑफ सोशल जस्टिस में आ जाता है, ये थोड़ा सा क्वालिटेटिव बन जाता है। दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज सोशल प्लानिंग और प्लानिंग फॉर सोशल डेवलपमेंट। Approach holds that an education system of a country can be shaped according to the social और national goals of the country। आपके सोसाइटी के जो गोल्स हैं या फिर जो नेशनल गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए, प्लानिंग उसी हिसाब से होना चाहिए। National policies and the constitution of nation broadly describe these goals and the social development। आपके पॉलिसीज जितने भी सारे एजुकेशनल पॉलिसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वही इसी चीज को डिस्क्राइब करता है। व्हाट आर द सोशल डेवलपमेंट्स वी नीड। मेनी ऑफ द गोल्स thus set आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन। यहाँ पे बहुत सारे जो गोल्स होते हैं वो एजुकेशन पे आधारित होते हैं। हेंस इट बिकम्स एसेंशियली दैट एजुकेशनल सिस्टम शुड कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ दिस गोल्स। यानी कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस गोल को अचीव करने में मदद करे। हेंस एजुकेशनल प्लानिंग इनएविटेबली टेक these expected goals of social development into consideration to be achieved through education। मैंने कहा था कि एजुकेशन और स्कूल इज द मिनिएचर सोसाइटी। यहाँ पे जो भी हम पढ़ते हैं इट इज रिगार्डिंग द सोसाइटी, जो भी सिखाया जाता है इट इज रिगार्डिंग द सोसाइटी, जो भी चेंज हम चाहते हैं दैट इज रिगार्डिंग द सोसाइटी। एंड एट द एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू, हम क्या करते हैं, सोसाइटी को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन देते हैं। दैट इज ऑल्सो फॉर द सोसाइटी। यानी कि हम जो भी करते हैं सोशल डिमांड को, सोशल डेवलपमेंट को और सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे लास्ट, मेजरमेंट ऑफ लीडरशिप। एक लीडर को कैसे मेजर करा जा सकता है, सेल्फ इवैल्यूएशन से। खुद लीडर अपने आप को इवैल्यूएट कर सकता है, फीडबैक ले सकते हैं फॉलोवर से, सर्वे करा सकते हैं, असेसमेंट टूल के जरिए कर सकते हैं, लीडर्स इंडेक्स से करा सकते हैं, क्राइटेरियन इवैल्यूएशन कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया तो एक बार यस लिख दीजिए, हम लोग एमसीक्यू पर बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू पर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज एलाबोरेटेड बाय। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को किसने एलाबोरेट किया था? लूथर गुलिक एंड लिंडल उर्विक, हेनरी फ्यूल एंड लूथर गुलिक, लिंडल उर्विक एंड हेनरी फ्यूल, रॉबर्ट ब्लेक एंड लूथर गुलिक। देखते हैं कौन सही आंसर करते हैं। ओके, वेरी गुड। संगीता, जीता, सलीजा, सरस्वती, दीप्तिश्री, पिंकीना, संतोष, चेतना, किशोर, खारबेड़, विश्वजीता, शुभलक्ष्मी, संगीता, ईशानी, प्रियंका, मोनालिसा, गायत्री, जुनीलता, ज्योत्सनामयी, दिलीप, रीना। बहुत अच्छे, सभी का आंसर ए आया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक दोनों ने मिलकर के अपने जो लेक्चर में इसको एलेबरेट करा गया था। ठीक है, Which of the following is not used as a function of management according to Fayol? फेल के अनुसार कौन सा एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है? कंट्रोलिंग, कमांडिंग, प्लानिंग, प्रिपेयरिंग, कौन सा नहीं है? वेरी गुड प्रियंका, जीता, किशोर, रीना, संगीता, ईशानी, गायत्री, पिंकीना, सलीजा, चेतना, सरस्वती, संतोष, दीप्तिश्री, जुनीलता, दिलीप, ज्योत्सनामयी, मोनालिसा। बहुत अच्छे, तो सभी का आंसर डी आया है। वेरी गुड लिटिना। प्रिपेयरिंग एक स्टेप नहीं होता है, एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन? किस कौन सा इनमें से सच नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग? इट इज अ टॉप ऑर्डर फंक्शन, द ओनर्स आर एसोसिएटेड विद दिस, इट इंप्लीमेंट द पॉलिसी, इट इज अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन। देखते हैं कौन सही आंसर करता है। वेरी गुड जीता, कीप आंसरिंग, चेक योर आंसर। प्रियंका, सरस्वती, check your answer। खारवेड़, चेतना, दित्यश्री, check your answer। दिलीप, check your answer। सुरेखा, विश्वजीता, ज्योत्सनामयी, check your answer। संगीता, check your answer। ओके, सलीजा, रीना, लिटिना, बहुत अच्छे। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है सभी को, क्योंकि यहाँ पे शायद इन्होंने नॉट नहीं पढ़ा था। ठीक है, बाकी जो लोग आंसर कर रहे हैं सी इट इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे पूछा गया था विच इज नॉट ट्रू अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा ट्रू नहीं है? ये तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये टॉप ऑर्डर होता है, ओनर्स एसोसिएटेड होते हैं, डिसीजन मेकिंग होता है, बट इट डज नॉट इंप्लीमेंट पॉलिसी। और कौन इंप्लीमेंट करता है?
मैनेजमेंट करता है, ठीक है। हु रोट द बुक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरले, लिंडल उर्विक, लूथर गुलिक, राल्फ टाइलर, हेनरी फ्यूल। ये बताइए किसने लिखा था और कब लिखा था? When was it written, यानी कि ये कब लिखा गया था वो भी मुझे बताइए। देखते हैं इसका सही आंसर कौन करते हैं। यस, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर किया है डी। हेनरी फ्यूल ने लिखा था और 1916 में लिखा था, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज प्रपोज्ड बाय, ग्रेट मैन थ्योरी किसने प्रपोज किया था? विलियम रेडिन, थॉमस कैरलिल, जॉर्ज ग्राइन, रॉबर्ट ब्लेक। बताइए ग्रेट मैन थ्योरी किसने प्रपोज किया था? वेरी गुड जीता, दीप्तिश्री, किशोर, खारबेल, गायत्री, सलीजा, संगीता, ईशानी, झुनीलता, दिलीप, प्रियंका, संगीता, सुचिस्मिता, लिटिना, सरस्वती, जोशना, चेतना, पिंकीना, संतोष, बहुत अच्छे। सभी का आंसर बी आया है, थॉमस कैरलिल इज द राइट आंसर, ठीक है। विच लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू हर्से एंड ब्लैंकेट मॉडल? कौन सा बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप है हर्से ब्लैंकेट के अनुसार? कोचिंग स्टाइल, डेलीगेटिंग स्टाइल, सपोर्टिंग स्टाइल, डायरेक्टिंग स्टाइल। बहुत ही आसान सा सवाल है, देखते हैं किसने सही आंसर किया है। वेरी गुड, प्रियंका, जीता, संगीता, सलीजा, गायत्री, खारबेल, दिलीप, भाग्यश्री, दीप्तिश्री, पिंकीना, सुचिस्मिता, लिटिना, चेतना, झुनीलता, सरस्वती, ईशानी, किशोर, संगीता, ज्योत्सनामयी, बहुत अच्छे। सभी का आंसर ए आया है, कोचिंग स्टाइल इज द बेस्ट वन, जहां पे आपका हाई टर्नओवर भी रहता है और हाई रिलेशन भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, एलपीसी स्केल का क्या मतलब होता है? लोएस्ट परफॉर्मेंस कोवर्कर, लीस्ट परफॉर्मेंस कोवर्कर, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, लोएस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर। बताइए कौन सा सही आंसर होगा? एलपीसी, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत क्विक, बहुत ही जल्दी सबने आंसर कर दिया है। लिस्ट प्रिफर्ड कोवर्क स्कोर, जहां पे अगर लो स्कोर आता है तो वो जो मतलब लीडर है वो टास्क ओरिएंटेड है, रिलेशन नहीं चाहता, और अगर हाई स्कोर आता है तो आपका रिलेशन भी अच्छा है और टर्नओवर भी अच्छा है। विच स्टाइल ऑफ लीडर्स आर वर्स्ट इन ब्लैक एंड मोर्टन मॉडल? वर्स्ट मोर्टन मतलब स्टाइल कौन सा है? वर्स्ट स्टाइल ऑफ लीडर कौन होता है ब्लैक एंड मॉर्टन के मॉडल के अनुसार? मिडिल ऑफ द रोड, कंट्री क्लब स्टाइल, प्रोड्यूसर, पेरिस, इम्पोवरिस्ट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी सभी ने आंसर कर दिया है, बहुत ही आसान सा डी इज द राइट आंसर। इम्पोवरिश स्टाइल 1:1 माना जाता है, ना ही रिलेशन अच्छा होता है ना ही प्रोडक्शन अच्छा होता है। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम लोग। द अप्रोच ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग विच प्रिपेयर्स एंड सप्लाइज क्वालिफाइड पर्सनल इज सोशल डिमांड, सोशल जस्टिस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कॉस्ट बेनिफिट। ऐसा अप्रोच ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग जहां पे हम क्वालिफाइड पर्सनल को प्रिपेयर करते हैं और सप्लाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे सोच समझ के आंसर कीजिए। देखते हैं कौन सही आंसर करता है। जीता, संगीता, प्रियंका, संतोष, गायत्री, दिलीप, चेतना, सुबलक्ष्मी, दीप्तिश्री, सुचिस्मिता, पिंकीना, झुनीलता, ज्योत्सनामयी, सरस्वती, ईशानी, संगीता, भाग्यश्री, सलीजा, रीना, खरबेड़, किशोर, बहुत अच्छे। सभी का आंसर सी आया है, सो सी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे हम लोग क्वालिफाइड पर्सनल को सप्लाई करते हैं एजुकेशनल प्लानिंग के थ्रू। सो द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग का कौन सा एक आउटकम नहीं होता है? प्रॉफिट, वेस्टेज, इफेक्टिवनेस, क्वालिटी। देखते हैं क्या होता है प्लानिंग करेंगे तो क्या नहीं होगा। ओके, चेतना, प्रियंका, ईशानी, भाग्यश्री, संगीता, सुबलक्ष्मी, जीता, संतोष, दिलीप, रीना, सरस्वती, खारबेड़, पिंकीना, सलीजा, ज्योत्सनामयी, गायत्री, सुचिस्मिता, किशोर, संगीता, झुनीलता, दीप्तिश्री, बहुत अच्छे। सभी का आंसर बी आया है, वेस्टेज नहीं होगा अगर आप अच्छे से प्लान करते हो। सो थैंक यू ऑल, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क नाउ। नाउ आई एम गोइंग टू अनाउंस द टॉपर ऑफ दिस सेशन, जो कि इस बार का जो टॉपर रहे हैं उनका मार्क कितना था, उसके साथ ही साथ एक मिस्टेक जो था आपके क्वेश्चन में, वो एआईसीटी को लेकर के था, एआईसीटी का एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के था। वहां पे एक ऑप्शन होना चाहिए था केब रिपोर्ट, ठीक है, केब रिपोर्ट, केब रिपोर्ट जो 1943-44 में आया था उसके अकॉर्डिंगली होता तो वो राइट आंसर होता। यहाँ पे एक मार्क रेस लेकर के इस बार का जो टॉपर बने हैं अगेन जीता बने हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन जीता, यू हैव सिक्योर्ड 39 आउट ऑफ 40, सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। एंड आई होप कि आप सभी का भी रिस्पॉन्स इस बार से अच्छा होगा। और जो हमारा अभी तो हमारा 15 मॉक टेस्ट खत्म हो चुका है, इसी के साथ वी विल डिस्कस द मॉक टेस्ट वंस अगेन, बट द मॉडल मॉक टेस्ट आर येट टू बी डन। तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए, सारे यूनिट्स को कवर कीजिए, हमारे सारे क्लासेस तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सो यू हैव जस्ट टू रिवाइज एवरीथिंग, यू हैव टू मेक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स, एंड यू हैव इफ यू हैव डन योर नोट्स नाउ इट इज टाइम फॉर योर रिविजन। और ऑलरेडी आप लोगों का एडमिशन सर्टिफिकेट जो है यानी कि एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, आप उससे डाउनलोड कर लीजिए, उसके साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, जो भी आपको जरूरी लगे वो सारी चीजें आप लेके जाइए, ठीक है। थैंक यू ऑल वंस अगेन।